हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। तो कहाँ थे अपन लास्ट क्लास में। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आगे। नेक्स्ट हेडिंग लगा बेटा, बहुल बिंदु। बहुल बिंदु एवं वक्र अनुरेखण। बहुल बिंदु एवं वक्र अनुरेखण। मल्टीपल पॉइंट एंड कर्व ट्रेसिंग। लगाओ देखिए हेडिंग, बहुल बिंदु एवं वक्र अनुरेखण। देखो इतनी देर में क्या क्या कह दिया गुरुजी, आ नहीं रहे क्या है, क्लास नहीं है क्या आज है, छुट्टी दे दें क्या, दे देंगे छुट्टी, दे दो है ना, क्या दिक्कत है हमारे तो। मैं तो दे ही रहा था लेकिन फिर भी आना पड़ गया था, है ना। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बहुल बिंदु, या किसकी बात करेंगे, मल्टीपल पॉइंट की। तो मल्टीपल पॉइंट में लिखिएगा सबसे पहले उत्तलता एवं अवतलता। वक्र की उत्तलता एवं अवतलता। वक्र की अवतलता एवं उत्तलता। वक्र की अवतलता एवं उत्तलता। कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द कर्व। अब देखो इसके अंदर कुछ दो डायग्राम बना लो पहले, उसके बाद बात करते हैं आगे। पहला तो ये बना लो, या तीनों बना लो चाहे तो। एक तो ये बनाओ, एक ये बनाओ, दो बना लो एक बार। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये इसी साल जुड़ा, ये टॉपिक पहले नहीं था, है ना, पहले ग्रेजुएशन तक था, अब जुड़ा है ना। अब देखो अपने पास यहाँ क्या है, एक तो ये सरल रेखा दिख रही होगी आपको, इस सरल रेखा को तो हम क्या कह देंगे, एल। यहाँ भी हम क्या कह देंगे, सरल रेखा को एल। ये आपके पास क्या नज़र आ रहा है, एक वक्र या कोई भी क्या आपके पास कर्व है, ठीक है। इस वक्र या कर्व पे ये कोई पॉइंट क्या है बेटा, पी। और ये भी आपके पास कोई वक्र या कर्व है, और ये पॉइंट क्या आपके पास पी। और ये कोई भी क्या है, एक स्थिर सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब ये स्थिर सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन क्या है आपके पास, एल है। और इस वक्र या कर्व के ऊपर ये कोई पॉइंट क्या है, पी। और पी पॉइंट पे हमने क्या खींची है, स्पर्श रेखा।
अब इस सरल रेखा L और इस स्पर्श रेखा के बीच में कोण बना, ये कौन सा कोण बना? न्यून कोण। यहाँ भी न्यून कोण बना। और यहाँ देखें तो इस सरल रेखा है, इस स्ट्रेट लाइन और इस वक्र के P बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची गई उसके बीच भी जो कोण बना वो क्या बना? न्यून कोण। ठीक है यहाँ तक। अब अगर ये जो वक्र या कर्व है ये पूर्ण रूप से इस स्थिर सरल रेखा L और इस P पॉइंट के बीच, P पॉइंट पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, अगर उसके मध्य स्थित है तब तो इसको क्या कहेंगे? अवतल, या क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। ठीक है। और अगर ये इसके पूर्ण रूप से क्या है? बाहर है। ये कर्व इस स्पर्श रेखा और इस सरल रेखा के पूर्ण रूप से क्या है? बाहर। तो इस वक्र या कर्व को हम क्या कहते हैं? उत्तल कहते हैं। तो इतना काम करो, फिर थ्योरी में डेफिनेशन लिख देंगे। लिख लिया सबने? अब नीचे लिखो थ्योरी में बेटा। हिंदी इंग्लिश में एक साथ लिख लो जिसे समझने में सुविधा रहे, है ना। लिखो बिंदु P पर खींचे गए, बिंदु P पर खींची गई, ऐसे लिख लो, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्थिर रेखा, बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा स्थिर रेखा L के बीच बने, स्थिर रेखा L के बीच बने, स्थिर रेखा L के बीच बने न्यून कोण, स्थिर रेखा L के बीच बने न्यून कोण, L के बीच बने न्यून कोण में बिंदु P के दोनों ओर, में बिंदु P के दोनों ओर, में बिंदु P के दोनों ओर फैला हुआ पर्याप्त छोटा चाप, बिंदु P के दोनों ओर फैला हुआ पर्याप्त छोटा चाप, फैला हुआ पर्याप्त छोटा चाप पूर्ण रूप से भीतर है या अंदर है, फैला हुआ छोटा चाप पूर्ण रूप से भीतर या अंदर है, पूर्ण रूप से भीतर या अंदर है, पूर्ण रूप से भीतर या अंदर है। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में बिंदु P पर, ऐसी स्थिति में बिंदु P पर वक्र को, ऐसी स्थिति में बिंदु P पर वक्र को रेखा L के सापेक्ष, ऐसी स्थिति में बिंदु P पर वक्र को रेखा L के सापेक्ष, रेखा L के सापेक्ष अवतल कहते हैं, रेखा L के सापेक्ष अवतल कहते हैं, रेखा L के सापेक्ष अवतल कहते हैं। ये डायग्राम में बताया हमने कि आपके पास कोई भी एक वक्र या कर्व होगा, एक स्थिर सरल रेखा क्या है? L, इसके किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा खींची, ये क्या बना? न्यून कोण। और न्यून कोण और इसके बीच में ये जो चाप है या वक्र है आपके पास, अगर पूरा भीतर है इसके अंदर, इसका मतलब इस वक्र को कौन सा वक्र कहेंगे? अवतल, या क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? अवतल, या क्या कहेंगे? कॉनकेव कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, इसको चाहे फर्स्ट डायग्राम लगा लो, इसको सेकंड डायग्राम, पहली परिभाषा को फर्स्ट लगा दो और दूसरी को अब सेकंड लगा लो, दूसरी डेफिनेशन क्या लगा लो? सेकंड। भीतर की जगह एक शब्द लिख लो बाहर, बस इतना ही काम करना है। और अवतल की जगह क्या लिख लो? उत्तल लिखो। देखे, भीतर की जगह क्या लिख लो? बाहर। इनसाइड की जगह कंप्लीटली आउटसाइड लिख लीजिए। और जिसको कॉनकेव कहते थे उसको अब क्या कह देंगे? कॉन्वेक्स कह देंगे।
लिख लिया सबने? अब ये तीसरा डायग्राम और बना लो। और इस स्थिति में इस पॉइंट को कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इस स्थिति में क्या कहते हैं बेटा? इसको नति परिवर्तन बिंदु, या इसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट या नति परिवर्तन का मतलब कि एक तरफ तो क्या है? उत्तल, और आधा होने के बाद क्या है? अवतल। आधा क्या है? उत्तल, और आधा क्या है? अवतल। तो किस पॉइंट पे चेंज हुआ है? ये पी पॉइंट पे। तो इस पी पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? इस पी पॉइंट को हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, या क्या कहेंगे? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो चित्र बना लो, फिर थ्योरी लिख देते हैं एक लाइन में। अब लिखो आगे, इसके नीचे लिख लो डेफिनेशन के रूप में, बिंदु P तथा सरल रेखा L के सापेक्ष, बिंदु P तथा सरल रेखा L के सापेक्ष, बिंदु P तथा सरल रेखा L के सापेक्ष, बिंदु P तथा सरल रेखा L के सापेक्ष एक और उत्तल या एक और अवतल, बिंदु P तथा सरल रेखा L के सापेक्ष एक और अवतल, एक और अवतल तथा एक और अवतल तथा दूसरी ओर उत्तल, एक और अवतल तथा दूसरी ओर उत्तल है, एक और अवतल तथा दूसरी ओर उत्तल है। तो ऐसे बिंदु P को, एक और अवतल तथा दूसरी ओर अवतल या उत्तल है, तो ऐसे बिंदु P को, तो ऐसे बिंदु P को नति परिवर्तन बिंदु, तो ऐसे बिंदु P को नति परिवर्तन बिंदु, तो ऐसे बिंदु P को नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह सकते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। अब एग्जाम में यहाँ से देखो नया टॉपिक है, पिछली बार सिलेबस में जुड़ा है, तो इतना पूछ सकता है कि उत्तल अवतल तो पूछेगा नहीं, पूछेगा कि नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात कीजिए, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक समीकरण देगा किसी भी वक्र का, और ये पूछेगा कि ये उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल कहाँ होगा, तो उस बिंदु को हम क्या कह देंगे? नति परिवर्तन बिंदु। तो आगे हेडिंग लगाओ, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना, या टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना। अब देखो नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात कैसे करेंगे? हमारे पास क्या दिया हुआ होगा? कोई भी एक वक्र दिया होगा x और y में। भाई कोई भी आपके पास नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना चाहते हैं हम, नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना, या टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना है तो कोई भी एक वक्र या कर्व दिया रहेगा आपको। नॉर्मली हम क्या कहते हैं? y इक्वल टू क्या दिया रहता है बेटा? fx। ये कोई भी क्या दिया रहेगा? एक वक्र या कर्व। अब आपको क्या करना है? dy अपॉन dx करना है। dy अपॉन dx करने के बाद आपको क्या करना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर, और d2y अपॉन dx स्क्वायर को किसके इक्वल रखना है? 0 के। किसको इक्वल रखना है? 0 के। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएंगी? x की। और उसके साथ साथ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब क्या होना चाहिए आपका? नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब यहाँ से देखो, जैसे ही हम y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ होगा, हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, कुछ नहीं करना इसका। फिर क्या करेंगे? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसके रखेंगे? 0 के। किसके मान प्राप्त होंगे? x के। और फिर ये चेक करना कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इनके लिए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से तो किसकी वैल्यू मिलेंगी? x की।
वो x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, y की। तो जो बिंदु बनता है वो x, y से तो बनता है। कोई भी पॉइंट बनेगा वो किससे बनेगा, x, y से। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो वैल्यू यहाँ से आएगी उसको यहाँ रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो अपने पास पॉइंट आ जाएगा x, y, और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, नति परिवर्तन बिंदु। ये लिख लो, फिर सवाल देखते हैं इसमें। लिख लिया सबने? अब लिखो इसमें सवाल और फिर बताओ कि क्या आएगा नति परिवर्तन बिंदु। देखो क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना दिया हुआ आपको 7। अब जो ऊपर प्रोसेस बताइए वो करो, देखिए फॉलो आराम से, है ना, गलत नहीं होना चाहिए। आगे लिख लो, अभी तो पता है कि क्या ज्ञात करना है ना, थोड़े दिन बाद पता नहीं कि क्या ज्ञात किया था। इसके सवाल के आगे लिख लो कि नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात कीजिए। नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना आपको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है अपने, है ना। आज वैसे ही मेरा थोड़ा स्वास्थ्य नरम है ना। एक कॉमा 19 और 2,33 या 23, अभी देख देते हैं। देखो हाँ 33 है ना, 1,19 और 2,33, दो वैल्यू आएगी एक्स की, 1 और 2, है ना, ठीक है। तो दो जगह ये चेंज करेगा, उत्तल से अवतल या अवतल से उत्तल। तो देखो क्या करेंगे, वही कंसेप्ट है बेटा, डी वाई अपॉन कितना डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर
प्लस 24x और प्लस कितना हो गया 5। इसके बाद क्या करते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 12x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस कितना हो गया 24 इक्वल टू क्या रखना है 0। और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब भी लिख लेते हैं, तो कितना हो गया 24x माइनस कितना हो गया 36। ठीक है, अब यहाँ से जैसे इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई 1 और कितनी 2। अब जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। और जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है। और कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ x के पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसकी ज़रूरत है, y की। तो y की वैल्यू देखेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दो। तो समीकरण 1 से या बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 19 या 19, और 2 रखेंगे तो कितना आएगा 33। तो नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितना होगा, नति परिवर्तन बिंदु या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा आपके पास 1,19 और इसके साथ साथ होगा 2,33। ये आपका रिजल्ट है। तो कंसेप्ट सब सवालों में सेम रहेगा, कैलकुलेशन कम ज़्यादा हो सकती है। भाई किसी में अवकलन आसान हो रहा है, किसी में u अपॉन वी से होगा, छोटा बड़ा हो सकता है। समीकरण सोल्व करने में किसी का आसान है, इक्वल टू 0 रखने से डायरेक्ट द्विघात मिल रहा है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का एक कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, उसका बस इतना ही फर्क रहेगा। करो देखें नोट, फिर अगला सवाल लिखते हैं। फिर नहीं मिलेगा उस पॉइंट पे, है ना। लिखें अगला सवाल। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब। फाइंड आउट करो, देखें नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पहले सवाल को लिख लो, y इक्वल टू लिखने के बाद क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। करो देखें,
कर तो जन लंबा जा रहा, तो क्या दर्द हो रहा है क्या हाथों में है, या मेहंदी लग रही है? लंबा उकलन नहीं करेगा तो मेहंदी लगेगी नहीं, ये पहले बता रहा हूँ मैं, है ना। का उकलन बहुत लंबा हो रहा है, ले छोड़ दिया तो है। बोल। यही तो कह रहा हूँ भाई, तीन बातें ही तो है। अवकलन तो कर लिया होगा, करने के बाद जोड़ बाकी गुणा भाग लंबा हो रहा है ना, वो हम कर नहीं रहे। चार ही तो काम दे रखे हैं, ये है ना। क्या रहा भाई, एक आधा तो आना चाहिए था, अब तक इतना बड़ा तो है ही नहीं सवाल। नीचे चार पावर आएगी, कट जाएगी, तीन बचेंगी, ऐसा कुछ हो रहा होगा। हाँ, तो अब आगे उनमें गुणा कर लो, जोड़ लो, एक ही बचेगा ऊपर, ये है ना। तो ऐसे डरा मत करो, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं करोगे तो मेरी तरह रह जाओगे बिना ब्याह शादी के, है ना। ये मैं नहीं करता देखो, है ना, इसलिए ऐसे रह रहा हूँ अभी तक, है ना। इसलिए तुम किया करो, इसलिए हो जाए समय पे, सही रहेगा, है ना। अभी जोड़ भाग करोगे, फिर जीवन का जोड़ बाकी करोगे, है ना। कई है ना गुणा भाग, तो ऐसे करते रहा करो। हम दो, हमारे दो, फिर ऐसे दो दो चार, ऐसे, है ना। तो ऐसे करते रहा करो, ऐसे नहीं तो दो एक के एक रह जाओगे, फिर है ना, दो भी नहीं हो पाओगे। हम्म। प्लस माइनस अंडर रूट 3a, ये सही है। एक जीरो भी आएगा, एक कॉमन जीरो भी आ रहा होगा बाहर, एक्स कॉमन आ रहा होगा ना। तो एक्स का मतलब एक्स इक्वल टू जीरो, और एक जो ब्रेकेट आ रहा है वो भी किसके बराबर है, जीरो। तो एक तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, और ब्रेकेट से कितना आएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3a। देखो क्या लिखेंगे इसको, y इक्वल टू कितना हुआ बेटा, एक्स क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना हुआ, एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से कितना हो गया, 3x², और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। साइन किसका आएगा, माइनस का। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो बेटा ए स्क्वायर का जीरो, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, और ये कितना हो गया एक्स क्यूब। नीचे कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब या तो इसको पूरे को एक साथ सोल्व कर लो, या इसको दो जगह बना सकते हो, क्योंकि इससे कट रहा है ये वाला, तो थोड़ा सा आसान लगेगा मेरे हिसाब से, ऐसा होगा तो। बाकी आपने किया, आपको पता। 3x² अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x टू द पावर कितना हो गया, 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ऐसा ही बन गया अपने पास। अब देखो कर लेते हैं इसका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दो बार में ही तीसरा भी चेक करना होता है, वास्तविकता तो ये है ना। तीसरा भी चेक करना होता है ना, नति परिवर्तन बिंदु में क्या था कि तीसरा भी नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। अपने दो बार में ही देख क्या कह रहा था है। अब देखो इसके अंदर वापस से क्या लगा लेते हैं, u अपॉन वी। तो ये कितना होगा बेटा, 6x, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस कितना हुआ, एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से कितना हुआ 2x, और ये कितना हो गया 3x स्क्वायर। नीचे देखें तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन किसका, माइनस का। ऊपर कितना हो गया आगे 8x की पावर 3, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और पावर कितनी हो गई 2, ठीक है।
साइन बीच में किसका आता है, माइनस का। पहले किसका होगा बेटा, पावर का। तो ये हो गया 2a² प्लस कितना होगा, x²। अब इसके होगा अंदर कितना होगा, 2x। ऊपर वाला भी है 2x की पावर कितना, 4। और नीचे देखें तो कितना हो गया, a² प्लस x² का क्या हो गया, पावर 4। ये बन गया आपके पास। अब यहाँ से देखो, ये हुआ d2y अपॉन कितना, dx² इक्वल टू। अब देखो इसमें से एक तो कैंसिल हो ही रहा है, दोनों में से। यहाँ कितनी पावर है, 3। यहाँ कितनी पावर है, 2। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हुआ, देखो ये तो हो गया 6x, ये हो जाएगा a², या ऐसा कर लेते हैं, देखो ये तो कितना हुआ 6x माइनस, यहाँ से देखो कितना हुआ, या एक और गुणा भी कर लेता हूँ इसको, है ना। ये हो गया a² प्लस कितना, x²। ठीक है, कैंसिल करें क्या, पहले कर लें क्या, पहले कर लेते हैं, फिर एलसीएम तो लेना पड़ेगा भी, 3 पावर तो आएंगी, है ना, क्योंकि यहाँ से 2 कट जाएंगी, लेकिन यहाँ कितनी कटेगी, 1। तो 3 पावर तो एलसीएम में आएंगे आएंगे, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो 6x a² प्लस कितना हो गया, x² का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। माइनस ये कितना हो गया, 6x², और क्यूब हो गया ना, क्यूब लगा देते हैं। और यहाँ से कितना मल्टीप्लाई होगा, a² प्लस x²। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है। और यहाँ से देखो कितनी पावर कटेगी, 1। तो ये हो गया 8x³ और a हो गया a² प्लस कितना, x²। ये माइनस पूरे के बाहर था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ कितने हो गए, 8x² कितना हुआ, 5। एक पावर यहाँ भी कैंसिल हो गई, तो बस ख़त्म। और नीचे कितना आ रहा है आपके पास, a² प्लस x² की पावर कितनी हो गई, 3। और इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। अब ऊपर वाले को सोल्व कर लो, तो ये हो गया d2y अपॉन कितना, dx²। यहाँ से देखो कितना आएगा आपके पास, ये है 6x³ और ये है माइनस का 8x³, तो कितना बचेगा, 14 हो गए क्या। और ये x⁴। वैसे पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, ये देखो एक बार, एक तो 2 कॉमन आ रहा, और x में x कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, बस 2x ही आ रहा है ना। यहाँ से देखो कितना हो गया, 3x। और इन 3 में से भी कॉमन ले सकते हैं वैसे देखा जाए तो, भाई इन 3 में से भी तो कॉमन ले सकते हैं, या लें या नहीं लें, ये आपस में जुड़ नहीं रहे क्या, ये तो प्लस हो रहे होंगे ना। तो ये हो गया 3a² प्लस कितना हुआ, x² का होल स्क्वायर, माइनस कितना हो गया, 14। 2 तो कॉमन आ गया, तो कितना बच गया, 8 और से 14 तो 7 बच गए। और कितना हो गया, x²। और ये हो गया a² प्लस x²। यहाँ से कितने हो गए, 4। x⁴ कितनी हो गई, 4। ठीक है, और नीचे वाला तो वैसे किस में मान लिया मैंने, 0 में चला गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो ओपन करके, वही आंसर आएंगे आपके पास। भाई अब तो सोल्व हो जाएगा ना। यहाँ से देखो x की पावर कितनी आएंगी, 4, वो इससे सोल्व हो जाएगा। x की पावर 4 आएंगे ना यहाँ से, तो वो इससे सोल्व हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास x इक्वल टू, एक तो पॉइंट आएगा 0, और एक x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √3a। अब ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस √3a इस वाली इक्वेशन में रखो, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आएंगी, y की। तो यहाँ से x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 0, प्लस √3a रखेंगे तो कितना आएगा, 3√3 अपॉन 4। और आगे a भी आएगा क्या, प्लस का है माइनस का, पहले प्लस रखा होगा, और माइनस में माइनस का आएगा। तो ये कैलकुलेशन आपकी, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। एक बार प्लस प्लस ले लो, एक बार 0 ले लो, यहाँ से 2 पॉइंट आ जाएंगे, और एक पॉइंट ये है 0 0 का। 5 ही लाइन का सवाल था, करने की ऊर्जा शक्ति होनी चाहिए। नुकसान नहीं है इसमें, कोई अवकलन करने का बुरी बात नहीं है ये, है ना।
अवकलन बहुत जगह काम आएगा, अवकलन का खुद टॉपिक भी आएगा, 3-4 सवाल भी आएंगे उसमें, है ना। तो ऐसा कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है ये। बाकी सिंपल सवाल पूछेगा एग्जाम में, इतना बड़ा नहीं पूछेगा। नॉर्मल कोई भी x³ + x² - x, उसको ये चेक करना है कि आपको नति परिवर्तन बिंदु ज्ञात करना आता है या नहीं आता है, ये है। चलें अभी आगे। अब देखो, हमने हेडिंग तो क्या लगाई थी, बहुल बिंदु की, और पढ़ा क्या है, नति परिवर्तन बिंदु। अब बात किसकी करेंगे, बहुल बिंदु या मल्टीपल पॉइंट की। तो इसके आगे लगाओ हेडिंग। सवाल लिख लिया ना, नहीं लिखा तो लिख लो भी, है ना। इसके बाद लगाओ हेडिंग, बहुल बिंदु या मल्टीपल पॉइंट। बहुल बिंदु या मल्टीपल पॉइंट लिखो इसमें, बहुल बिंदु या मल्टीपल पॉइंट लिखो। एक वक्र पर, एक वक्र पर, एक वक्र पर ऐसा बिंदु हो, एक वक्र पर ऐसा बिंदु हो, एक वक्र पर ऐसा बिंदु हो, कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए आपके पास, एक वक्र पर एक ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की, जिससे वक्र की, एक वक्र पर ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं या ब्रांचेज, जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं या ब्रांचेज गुजरती हों, जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं या ब्रांचेज गुजरती हों, तो उसे बहुल बिंदु कहते हैं। तो उसे बहुल बिंदु कहते हैं। कि किसी भी वक्र या पॉइंट पे एक ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की एक से अधिक शाखाएं गुजरती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुल बिंदु, या क्या कहेंगे, मल्टीपल पॉइंट। अब जैसे सिंपल सी बात है, जैसे ये पॉइंट अपने पास, ये वक्र बनाया हमने, अब यहाँ से इस वक्र की कितनी शाखाएं गुजर रही हैं, इस पॉइंट की 2, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, मल्टीपल पॉइंट। लेकिन जिस पॉइंट से 2 गुजरती हैं उस पॉइंट के अलग नाम होता है, उसे कहते हैं द्विक बिंदु, या क्या कहते हैं, डबल पॉइंट। अपने जो काम है पूरा वो किस पे आधारित रहेगा, द्विक बिंदु या किस पे, डबल पॉइंट पे। भाई एक से ज़्यादा होंगी, चाहे 2 गुजरें, 3 गुजरें, 4 गुजरें, वो तो नॉर्मल क्या कह दिया, बहुल बिंदु, या क्या कह दिया, मल्टीपल पॉइंट। लेकिन जो बेसिक अपना आगे और भी परिभाषाएं सवाल बनेंगे, वो किसके बनेंगे, द्विक बिंदु या डबल पॉइंट के। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, द्विक बिंदु या डबल पॉइंट। ये तो जनरल केस था, बहुल बिंदु तो बाकी काम किससे होगा अपना,
द्विक बिंदु या किससे? डबल पॉइंट से। द्विक बिंदु या किसकी बात हो रही है? डबल पॉइंट। लिख लो इसमें, यदि वक्र पर ऐसा बिंदु हो, यदि वक्र पर ऐसा बिंदु हो, यदि वक्र या कर्व पर ऐसा बिंदु या पॉइंट हो जिससे वक्र की, यदि वक्र पर ऐसा बिंदु हो या वक्र का ऐसा बिंदु हो जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हैं, जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं, ओनली टू ब्रांचेस, जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हैं, जिससे वक्र की केवल दो शाखाएं गुजरती हैं, उसे द्विक बिंदु कहते हैं। उसे द्विक बिंदु कहते हैं। उसे द्विक बिंदु या डबल पॉइंट कहते हैं। उसे द्विक बिंदु या क्या कहते हैं हम? डबल पॉइंट। उसे हम क्या कहेंगे? द्विक बिंदु या क्या कहते हैं? डबल पॉइंट। ठीक है। अब द्विक बिंदु में भी देखो अलग अलग कैटेगरी होती हैं, तो आगे लिखो, द्विक बिंदु निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल बहुत आसानी पूर्वक बनेगा। द्विक बिंदु निम्न प्रकार के होते हैं। डबल पॉइंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। पहली जो टाइप आती है द्विक बिंदु की, उसे हम कहते हैं नोड। पहले जो द्विक बिंदु का प्रकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अब नोड कब बनेगा? पहले इसमें थ्योरी पूरी लिख लो, फिर एक एक डायग्राम बना दूंगा, सबका पूरा समझ में आ जाएगा। यदि वक्र पर, हेडिंग लगा ली, नोड पहला पॉइंट है, द्विक बिंदु के अंदर पहला प्रकार या टाइप है नोड। अब इसमें लिखिएगा, यदि वक्र पर बिंदु P, यदि वक्र पर बिंदु P द्विक बिंदु हो। अब देखो द्विक बिंदु का प्रकार है तो क्या होना चाहिए? द्विक बिंदु तो होना ही चाहिए। यदि वक्र पर बिंदु P द्विक बिंदु हो तथा यदि वक्र पर बिंदु P द्विक बिंदु हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हो तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हो तथा बिंदु P पर, आगे लिखो, तथा बिंदु P पर दोनों शाखाएं वास्तविक हो तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं, कोइंसिडेंटिंग टेंजेंट लाइन, संपाती स्पर्श रेखाएं नहीं हो तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं नहीं हो तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं नहीं हो, तो बिंदु P को वक्र का नोड कहते हैं। तो बिंदु P को वक्र का नोड कहते हैं। तो बिंदु P को वक्र का नोड कहते हैं। तो बिंदु P को वक्र का नोड कहते हैं। देखो सीधा सा है, डायग्राम से ध्यान रहे तो ऐसे नहीं याद रखना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास कोई भी एक वक्र या कर्व है, ठीक है। अब यहाँ ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है बेटा? P पॉइंट। अब एक तो स्पर्श रेखा ये खींची जाएगी, जैसे टेंजेंट लाइन क्या कह दिया? T1। और इस वाले पे खींचे दूसरी शाखा पे स्पर्श रेखा तो ये खींची जाएगी T2। अब आपको दिख रहे होंगे कि दोनों शाखाएं C1 और C2 वास्तविक या रियल है, बन रही है अपने पास, बन रही है ना। और इसके साथ साथ इन दोनों पे जो स्पर्श रेखाएं खींची गई, क्या वो संपाती हैं क्या? नहीं है। एक दूसरे के ऊपर हैं क्या? नहीं है। संपाती का मतलब ये तो होता है कोइंसिडेंटिंग। तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कौन सा बन गया? नोड बन गया। ये चित्र बना लो नीचे। तो ये पॉइंट P कौन सा बन गया? नोड बन गया। अब हर किसी परिभाषा से वो सवाल बना देगा कि नोड होता है, अब नोड क्या होता है वो लिख देगा कि दोनों शाखाएं वास्तविक हो, स्पर्श रेखाएं संपाती नहीं हो, बन जाएगा सवाल, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। या दोनों शाखाएं वास्तविक नहीं हो, स्पर्श रेखाएं संपाती हो, इस तरीके का ऑप्शन बना देगा। तो सवाल ऐसे ही बनेगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि पिछले एग्जाम में क्या आता रहा है, पिछले एग्जाम में आता ही नहीं था ये टॉपिक, है ना। ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन आता तो उनके आधार पे नहीं चलेंगे, हर लाइन में सवाल है। और जहाँ तक संभावना है बड़ा सवाल कम पूछेगा, थ्योरेटिकल सवाल इसमें पूछने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी कई सारी बातें बताऊंगा, फिर आप भी ऐसे ऊपर नीचे हो जाओगे कि कौन सा नोड था, कौन सा अभी उभयागर हो रहेगा। उभयागर या कस्प कहते हैं जिसको, उसके प्रकार हो रहेंगे टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो ये है ना।
दोनों शाखाएं वास्तविक का मतलब जो भी समीकरण दिया हुआ होगा वक्र का, उसमें जब x के मान रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, वास्तविक आनी चाहिए, आयोटा वाली नहीं आनी चाहिए। तो वो क्या क्या बनेगी, वास्तविक। भाई कोई सवाल दिया हुआ है मान लो आपको, अब उसमें जैसे ही x की वैल्यू रखूँ मैं और मान लो y की वैल्यू किस में आती हो, आयोटा टू आयोटा आ गई सोल्व करने के बाद, तो ये y की वैल्यू बताओ वास्तविक हुई क्या, नहीं हुई। तो इसको ग्राफ में कहाँ दिखाएंगे, कहीं नहीं दिखा पाएंगे। तो ये है इस वास्तविक का मतलब, ठीक है। अब पॉइंट नंबर सेकंड लगा लो, उभयागर। पॉइंट नंबर लगाओ सेकंड, उभयागर, या जिसे हम कहते हैं कस्प। उभयागर या लगाइए कस्प। लिखे आगे, लिखो। यदि वक्र पर बिंदु P, यदि वक्र पर बिंदु P, यदि वक्र पर बिंदु P द्विक बिंदु हो, डबल पॉइंट तो होगा ही होगा, उसी के प्रकार में बात कर रहे हैं। यदि वक्र पर बिंदु P द्विक बिंदु हो तथा द्विक बिंदु हो तथा P पर वक्र की तथा P पर वक्र की तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक हों तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक या रियल हों तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक या रियल हों तथा P पर वक्र की दोनों शाखाएं वास्तविक या रियल हों तथा बिंदु P पर संपाती स्पर्श रेखाएं 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 हों तो बिंदु P को वक्र का उभयागर कहते हैं। तो बिंदु P को वक्र का उभयागर कहते हैं। दोनों शाखाएं तो क्या होनी चाहिए, वास्तविक, और दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होनी चाहिए, संपाती या कोइंसिडेंटिंग होनी चाहिए। तब उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, उभयागर या क्या कहेंगे, कस्प कहेंगे। अब देखो इसमें भी दो स्थितियां बन जाती हैं। जैसे मान लो ये कोई अपने पास कोई भी एक वक्र या कर्व है ऐसा, ये पॉइंट कौन सा है, P पॉइंट। अब इस C1 भाग की अगर स्पर्श रेखा खींचूंगा तो भी यही खींची जाएगी, और C2 की भी अगर मैं स्पर्श रेखा खींचना चाहूँगा तो यही खींची जाएगी P पॉइंट के लिए। तो यहाँ दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं। नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये C1 है और ये कौन सा पार्ट कह दिया इसको, C2। अब एक तो ये स्थिति है, भैया ऐसा ही रख लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। खत्म हो गया कि ये भी है, चलो भाई। ऐसी स्थिति आपके पास कि ऐसा कोई वक्र या कर्व है, ये पॉइंट कितना है, P। अब चाहे ब्रांच C1 की बात करें, चाहे ब्रांच किसकी बात करें, C2 की, इस P पॉइंट पे चाहे C1 की स्पर्श रेखा खींचे तो यही खींची जाएगी, और C2 की स्पर्श रेखा खींची जाए तो भी यही खींची जाएगी। इसे तो दे दो पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कई जगह, मान लो कोई ग्राफ था, एक पार्ट तो ये बना उसका, जिसे तो आप क्या कह दो, C1, और एक पार्ट उसी का दूसरा पार्ट ये बन रहा है आपके पास, मान लिया ये, इसे हमने क्या कह दिया, C2। अब इन दोनों की चाहे C1 की स्पर्श रेखा खींचूंगा तो यही खींची जाएगी इस पॉइंट P पर, और C2 की स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो भी यही खींची जाएगी। ये तो खींची जाएगी आपके पास कि अगर C2 की स्पर्श रेखा खींचना चाहेंगे तो ये भी खींची जाएगी। तो यहाँ भी क्या है, दोनों शाखाएं तो बन रही हैं। शाखा का मतलब C1 और क्या बन रहे हैं, C2। तो शाखाएं बनने का मतलब क्या है, वास्तव में है ये, तो वास्तविक है। इसके साथ साथ पॉइंट P की बात कर रहा हूँ मैं, और पॉइंट सब पॉइंट की बात नहीं कर रहा। अब आप कह दोगे सर इस पॉइंट की बात करो, तो सब पॉइंट पे जरूरी, मैं जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ पॉइंट P की, उस पॉइंट P पे वक्र चाहे C1 के लिए खींचे चाहे किस भाग के लिए बात करें, C2 के लिए, दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हैं, संपाती। यहाँ C1 और C2 के लिए जो पॉइंट P है आपके पास, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमने स्पर्श रेखा खींची, दोनों के लिए क्या है, संपाती। इसका मतलब ये भी क्या है, उभयागर, और ये भी क्या है आपके पास, उभयागर। इतना बनाओ, फिर इनमें भी अब कैटेगरी डिवाइड करेंगे।
कर लिया नोट सबने? अभी तक तो क्या देखा हमने, उभयाग्र या क्या देखा, कस्प देखा है ना, कि पॉइंट पी पर दोनों शाखाएं वास्तविक होनी चाहिए और दोनों क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखाएं समपाती। जब समपाती नहीं होंगी तब तो क्या बनेगा, नोड। अब समपाती में ऐसी दो स्थितियां नजर आ रही हैं आपको। अब देखो इस पी पॉइंट पे हम क्या खींचते हैं, नॉर्मल खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो नॉर्मल ऐसे ही खींचा जाता है। ये पी पॉइंट पे क्या हो गया, नॉर्मल। इस डायग्राम में इस पी पॉइंट पे अगर अभिलंब या नॉर्मल खींचूं तो ऐसा ही खींचा जाएगा। ये क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो, अभिलंब हो गया। अगर ये दोनों शाखाएं अभिलंब के एक दिशा में है, एक ही साइड है इसके अंदर तो, और इसके अंदर अभिलंब के इस दिशा में भी है और इस दिशा में भी है, तो इसे तो कहते हैं उभयागर की प्रथम, फर्स्ट कैटेगरी, और इसे क्या कहते हैं, उभयागर की सेकंड कैटेगरी। तो लिखिए आगे, उभयागर के प्रकार। पहले पढ़ रहे थे द्विक बिंदु के प्रकार, अब द्विक में दो पढ़ लिए हमने, नोड और उभयागर। अब पढ़िएगा उभयागर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कस्प। आगे लिखिएगा उभयागर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कस्प, उभयागर के प्रकार। और उभयागर के प्रकार में पहला आता है एकल उभयागर। पहला कौन सा आता है बेटा, एकल उभयागर। उभयागर के प्रकार में बात कर रहे हैं और पहला कौन सा आता है आपके पास, एकल उभयागर। अब एकल उभयागर में लिखिएगा, यदि वक्र की दो शाखाएं, यदि वक्र की दो शाखाएं उभयागर पर, यदि वक्र की दो शाखाएं उभयागर पर, अब उभयागर कौन सा पॉइंट बन गया, पी पॉइंट उभयागर है आपके पास। ये जो पी पॉइंट है, यहाँ तो ये पी पॉइंट क्या है, नोड है। यहाँ ये पी पॉइंट क्या है, उभयागर। यहाँ भी ये पी पॉइंट क्या है, उभयागर। तो क्या लिखा हमने, यदि वक्र की दोनों शाखाएं उभयागर पर उभयनिष्ठ, उभयागर पर उभयनिष्ठ, यदि वक्र की दो शाखाएं उभयागर के उभयनिष्ठ अभिलंब या नॉर्मल, उभयागर के उभयनिष्ठ, उभयागर के उभयनिष्ठ अभिलंब या नॉर्मल के एक ही ओर स्थित हों, उभयागर के अभिलंब या नॉर्मल के एक ही ओर स्थित हों, उभयागर के अभिलंब या नॉर्मल के एक ही ओर स्थित हों, एक ही ओर स्थित हों, तो इसे एकल अभयागर कहते हैं। तो इसे एकल उभयागर कहते हैं। तो इसे कहते हैं सिंगल कस्प। तो इसे क्या कहते हैं, एकल उभयागर, या इसे क्या कहते हैं, सिंगल कस्प। चाहे इसमें डायग्राम के नीचे लिख लो पहले वाले में कि कौन सा, ये अभिलंब हो गया, इसका नाम भी लिख लेना। ये क्या है आपके पास, एन का मतलब ऐसे समझते हो नॉर्मल, ये क्या है, अभिलंब है। और ये अभिलंब के एक तरफ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एकल उभयागर, या इसे कहते हैं सिंगल कस्प। इसी डायग्राम के नीचे लिख लो, दोबारा नहीं बनाना आपको। इसके बाद सेकंड वाले का नाम होता है द्विक उभयागर। इसे क्या कहते हैं बेटा, द्विक उभयागर या डबल कस्प कहते हैं इसे। सेकंड वाले का क्या नाम होगा, द्विक उभयागर या डबल कस्प। तो डबल कस्प की क्या डेफिनेशन होगी बताओ। ये पॉइंट पी तो क्या है, उभयागर, और इसका ये उभयनिष्ठ नॉर्मल है। या तो इसके क्या होने चाहिए, दोनों ओर, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों ओर, या क्या होने चाहिए, विपरीत, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत, दोनों विपरीत दिशाओं में होने चाहिए। तो लिखिएगा इसमें सेकंड पॉइंट लगा लो, द्विक उभयागर या डबल कस्प। सेकंड पॉइंट लगा लो, डबल कस्प। इसमें लिखिएगा यदि वक्र के उभयागर पर, सेकंड पॉइंट लगा लो, डबल कस्प या द्विक उभयागर। इसमें लिखो यदि वक्र के उभयागर पर, यदि वक्र के उभयागर पर दोनों शाखाएं, यदि वक्र के उभयागर पर दोनों शाखाएं, दोनों शाखाएं अभिलंब के दोनों ओर, दोनों शाखाएं अभिलंब या नॉर्मल के दोनों ओर, अभिलंब या नॉर्मल के दोनों ओर, दोनों शाखाएं अभिलंब या नॉर्मल के दोनों ओर, अभिलंब या नॉर्मल के दोनों ओर, या विपरीत ओर भी कह सकते हैं, दोनों ओर या विपरीत ओर स्थित हो, दोनों ओर या विपरीत ओर, बोथ साइड या अपोजिट साइड, दोनों ओर या विपरीत ओर स्थित हो, तो इसे द्विक उभयागर कहते हैं। तो इसे द्विक उभयागर कहते हैं।
तो इसे द्विक उभयागर कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? द्विक उभयागर। क्लियर है यहाँ तक? भाई हमने क्या देखा? द्विक बिंदु या डबल पॉइंट। डबल पॉइंट में पहला प्रकार कौन सा देखा? नोड। नोड के बाद क्या देखा? उभयागर। उभयागर कितने प्रकार के? दो, एकल और द्विक। अब आती है उभयागर की जाति या स्पीसीज ऑफ कस्प। आगे देखो, उभयागर की जाति या स्पीसीज ऑफ कस्प। उभयागर की जाति या स्पीसीज ऑफ कस्प। स्पीसीज ऑफ कस्प। अब देखो इसमें डायग्राम बना देता हूँ, उसी से समझना है, थ्योरी नहीं लिखनी है आपको। बनाओ, 4 डायग्राम बनाओ। हैं? हैं? अच्छा एन लिख दें क्या? चलो, बाकी तो ठीक है ना? ठीक है। पहले का नाम होता है प्रथम जाति का। प्रथम जाति का एकल उभयागर। प्रथम जाति का, बहुत कुछ चीजें पहली बार होंगी, है ना? प्रथम जाति का एकल उभयागर, ठीक है। और इस दूसरे का नाम है द्वितीय जाति का या प्रथम जाति का। प्रथम जाति का द्विक उभयागर। द्विक है ना, ये अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये होता है प्रथम जाति का द्विक उभयागर। और ये होता है आपके पास द्वितीय जाति का द्वितीय जाति का एकल उभयागर। द्वितीय जाति का एकल उभयागर, और इसे कहते हैं द्वितीय जाति का द्विक उभयागर। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय जाति का द्विक उभयागर। द्वितीय जाति का द्विक उभयागर। एक होती है फर्स्ट स्पीसीज। प्रथम जाति का मतलब फर्स्ट स्पीसीज, सेकंड जाति का मतलब सेकंड स्पीसीज। फर्स्ट स्पीसीज ऑफ द कस्प, सेकंड स्पीसीज ऑफ द कस्प। देखो आधा सब तो वैसे क्लियर होगा आपको। ये दोनों डायग्राम कौन से हैं? एकल उभयागर हैं क्या भाई? इस अभिलंब के एक दिशा में बन रहे, इसका मतलब क्या है? एकल उभयागर। अगर एकल उभयागर में एक वक्र दूसरे के विपरीत दिशा में हो, किसके? ये कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन है। अगर टेंजेंट लाइन के दोनों विपरीत दिशाओं में हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रथम जाति। यहाँ देखो, ये सबको पता है कि ये कौन सा है, ये तो पता है ना, द्विक उभयागर। अगर विपरीत दिशाओं में हो तो कौन सी जाति होती है? प्रथम जाति। ये सबको पता है कौन सा है? उभयागर है, एकल, एक दिशा में है नॉर्मल के। और ये स्पर्श रेखा के भी एक तरफ हो तो ये कौन सी जाति हो जाती है? द्वितीय। ये सबको पता है कि दो बन रहे हैं, इस नॉर्मल के आधा इधर आधा इधर, इसका मतलब कौन सा है? द्विक।
और द्विक में भी जब स्पर्श रेखा के एक तरफ हो जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? द्वितीय जाति। भाई दोनों तरफ है, इसका मतलब कौन सी जाति? प्रथम जाति। और अगर एक ही तरफ है स्पर्श रेखा की, इसका मतलब कौन सी जाति है? द्वितीय जाति। कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। एकल और द्विक तो हम पढ़ के आ गए पहले कि अगर अभिलंब के एक दिशा में है, अभिलंब के एक दिशा में, तो दोनों कौन सी कैटेगरी है? एकल। ये अभिलंब के इधर भी है उधर भी है, अभिलंब के इधर भी है और उधर भी है, तो कौन सी कैटेगरी हो गई? द्विक या डबल हो गई। अब जाति का केस है, स्पीसीज का केस है, तो अगर स्पर्श रेखा के दोनों तरफ हो तो कौन सी जाति? प्रथम जाति। और स्पर्श रेखा के एक ही तरफ हो, यहाँ भी स्पर्श रेखा के एक ही तरफ हो, तो कौन सी जाति? द्वितीय जाति है, सेकंड स्पीसीज। तो थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा इनकी, जबरदस्ती कोई फायदा नहीं है। लिख लिया सबने? अब इसके बाद एक डेफिनेशन और लिख लो, वैसे कोई काम नहीं आएगी। लिख लो वियुक्त बिंदु, है ना, आइसोलेटेड पॉइंट। वियुक्त बिंदु या जिसे हम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट। क्या मतलब होता है भाई आइसोलेटेड का? वियुक्त बिंदु या किसकी बात कर रहे हैं? आइसोलेटेड पॉइंट की। अभी कोरोना में चला था ना आइसोलेशन, चला था क्या? क्या था वो? अंदर ही है? मैं कोरोना में ये सब तो सुना होगा, आइसोलेशन, या नहीं सुना? तो दोबारा बुलाएं कोरोना को, क्या करें, है ना। तो आइसोलेशन का मतलब है कि सबसे अलग। आइसोलेशन का मतलब सबसे अलग। यहाँ बिंदु की बात हो तो बाकी सारे बिंदुओं से क्या होना? अलग होना। तो कोई भी वक्र या कर्व होगा, अगर उस वक्र या कर्व के बिंदुओं से कोई अलग पॉइंट होगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा पॉइंट होगा? भाई आपके ये सारे घर वाले थे कोरोना में, है ना? कितने थे? बस ज़्यादा? बस एक आधा आपका मान लेता हूँ, है ना। भविष्य, अभी नहीं, भविष्य, है ना। और ये आप थे, है ना, यहाँ, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सारे पॉइंट क्या है? अलग है। इस पॉइंट के निकट इस वक्र या कर्व का इस घर का कोई आदमी है क्या? नहीं है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? आइसोलेटेड पॉइंट होगा, है ना। तो लिखिएगा, पड़ोसी दूर भाग जाते हैं बेटा ऐसे काम में। देखा नहीं क्या तुमने? पड़ोसी पड़ोसी का मुंह नहीं देख रहा था, है ना। हाँ, लिखिएगा, यदि वक्र पर कोई बिंदु, यदि वक्र पर कोई बिंदु, यदि वक्र पर कोई बिंदु इस प्रकार से हो कि, यदि वक्र पर कोई बिंदु इस प्रकार से हो कि, यदि वक्र पर कोई बिंदु इस प्रकार से हो कि, यदि वक्र पर कोई बिंदु इस प्रकार से हो कि जिसके निकट, जिसके निकट या जिसके आसपास वक्र का कोई वास्तविक बिंदु, जिसके निकट या आसपास वक्र का कोई वास्तविक बिंदु स्थित नहीं हो, जिसके आसपास या निकट कोई वास्तविक बिंदु स्थित नहीं हो, तो ऐसे बिंदु को, तो ऐसे बिंदु को
आसपास कोई बिंदु स्थित नहीं हो तो ऐसे बिंदु को वियुक्त बिंदु या विलगित बिंदु कहते हैं। तो ऐसे बिंदु को वियुक्त बिंदु या विलगित बिंदु कहते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, यदि वक्र पर कोई बिंदु इस प्रकार से हो कि जिसके निकट वक्र का कोई वास्तविक बिंदु नहीं हो या स्थित नहीं हो तो ऐसे बिंदु को विलगित बिंदु या क्या कहते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। मैं आइसोलेटेड पॉइंट कई जगह काम आता है वैसे मैथ्स में। तो आइसोलेटेड का मतलब कि उसके आसपास में कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके आसपास में जो पॉइंट होगा वो हमारे काम नहीं आएगा, वो पॉइंट खुद और उसके आसपास का। तो उसको क्या कहेंगे हम, विलगित निकाय कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, विलगित निकाय कहते हैं। तो वो आगे की बात है ना, क्या काम की ऐसी बातें है ना। अब देखो ये तो हुई बात इसकी। अब देखो जब तक परिभाषा पूछ ले तब तक तो ठीक है कि सर द्विक बिंदु होगा, द्विक बिंदु में क्या होगा, नोड होगा। अब नोड की थ्योरी के रूप में ऑप्शन दे सकता है कि शाखाएं वास्तविक हों और क्या हो, स्पर्श रेखाएं संपाती नहीं हो तो नोड बनेगा, स्पर्श रेखाएं संपाती हो तो क्या बनेगा, उभयागर बनेगा। अभिलंब के एक दिशा में हो तो एकल, दोनों दिशाओं में हो तो डबल, और अगर स्पर्श रेखा के दोनों दिशाओं में हो तो प्रथम जाति, और स्पर्श रेखा के एक ही दिशा में हो तो द्वितीय जाति, चाहे वो एकल की हो चाहे डबल की हो, सिंगल की हो चाहे किसकी हो, डबल की। ये तो हुई थ्योरेटिकल बात। अब कोई सवाल, भाई हम इतनी देर हर परिभाषा में क्या लिख रहे हैं, एक वक्र। अब मान लो वक्र ही दे दे आपको, क्या दे दे, वक्र, कि y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x। अब इसका बताओ कि नोड बनेगा या कस्प बनेगा, उभयागर बनेगा या कैसा बनेगा। तो देखो आगे लिखो, द्विक बिंदु ज्ञात करना। द्विक बिंदु ज्ञात करना सवाल में कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो अभी तो थ्योरी में ही सीखा हमने कि अगला अगर कोई डायग्राम बना के दे या हमें कोई थ्योरी बताए तब तो हम कह सकते हैं कि सर ये नोड होगा, ये क्या होगा, उभयागर होगा। लेकिन सवाल चेक करना हमने अभी तक नहीं सीखा। तो अब लिखो द्विक बिंदु ज्ञात करना या डबल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कोई भी क्या दिया रहेगा आपके पास, वक्र या कर्व दिया रहेगा। तो मान लेते हैं हम कोई भी वक्र या कर्व किस में दिया होता है बेटा, x और y में। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू कितना ले लिया हमने, 0। कोई भी क्या दिया रहेगा, वक्र या कर्व। वैसे जो मैं कंडीशन लिखूंगा उस कंडीशन को वैसे क्या कहते हैं, द्विक बिंदु ज्ञात करना, या द्विक बिंदु का क्या कहते हैं, आवश्यक प्रतिबंध भी कहते हैं इसे। डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकता है इस फॉर्मूले का कि द्विक बिंदु का आवश्यक प्रतिबंध है। अब द्विक बिंदु में भी 3 बातें होती हैं, द्विक बिंदु में भी कितनी बातें होती हैं, 3। तो वो कोई से भी पूछ सकता है, द्विक बिंदु का आवश्यक प्रतिबंध या किसकी बात होगी, नेसेसरी कंडीशन की। तो वक्र क्या होगा आपके पास, देखो एफ एक्स वाई इक्वल टू कितना है, 0। अब आपको क्या करना है, इसका 2 बार करना है डेरिवेटिव, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में, और 2 बार ही किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, और 2 बार ही किसके रेस्पेक्ट में करना आपको, y के रेस्पेक्ट में। 2 बार ही x के रेस्पेक्ट में करना है, 2 बार ही किसके रेस्पेक्ट करना है, y के। इधर की वैल्यू देखेंगे, इधर की वैल्यू देखेंगे, और अब वैल्यू में कंडीशन आती हैं 3 कि ये वैल्यू बड़ी हो सकती है या बराबर भी हो सकती है, ये साइड और ये साइड, या ये साइड छोटी हो सकती है और ये साइड क्या हो सकती है, बड़ी। तो ये नोट कर लो, फिर इन छोटी बड़ी और मतलब बता देंगे इनका कि इस अगर वैल्यू छोटी होगी तो क्या बनेगा। इससे पहले एक बातें और लिख लो कि f है तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, उसको किसके इक्वल टू रखना है, 0 के, और डेल एफ अपॉन डेल वाई को किसके इक्वल टू रखना है, 0 के। तो यहीं से तो बिंदु प्राप्त होगा ना कि वो पॉइंट P है कहाँ। तो यहाँ से बिंदु क्या आ जाएगा, A, B। फिर हम ये 2 बार करेंगे, फिर x की जगह कितना रख देंगे इसमें, A, y की जगह कितना रख देंगे, B। फिर देखेंगे कौन सी साइड छोटी है कौन सी बड़ी है, उसके हिसाब से 3 नाम हो जाएंगे आपके पास, नोड, उभयागर और वियुक्त बिंदु। तो अगर पहला साइन किसका है, ग्रेटर देन का, तो पहला साइन ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये किसको बताता है, नोड को। यहाँ ऐसे लिख लेना, ये किसको बताता है, नोड को। इक्वल टू साइन आता है तो ये किसको बताता है, उभयागर को। उसी ऑर्डर में मैंने साइन लगाए, ये किसको बताएगा, उभयागर को। और अगर ये साइड छोटी और ये बड़ी आ जाती है, इसका मतलब बिंदु कौन सा बनेगा, वियुक्त बिंदु, या कौन सा बनेगा, आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा आपके पास।
भाई कोई भी सवाल होगा, उस सवाल में एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। ऐसा तो करके आए ना पहले भी, किस में करके आए थे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट में, मैक्सिमा मिनिमा में। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पॉइंट मिल गया। इसके बाद 2 बार x के रेस्पेक्ट में, 2 बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार x y के रेस्पेक्ट में, और जहाँ जहाँ x y नज़र आता है उसकी जगह क्या रख देंगे, ए बी। वहाँ भी तो निकालते थे आर एस टी, निकालते थे क्या, पॉइंट पुट करके। तो वही तो है, ये क्या है आर, ये क्या है एस, और ये क्या है टी। तो वैसे देखा जाए तो ये आर टी ही है आपके पास। तो अब अगर ये साइड बड़ी होगी, अच्छा स्क्वायर नहीं लगाया क्या पढ़ने, वही फॉर्मूला होता है वैसे तो, आर टी और माइनस कितना होता है एस स्क्वायर, इसको इधर ले आए तो प्लस का हो गया। अब वो साइन से चलता है फिर भाई, ये क्या होता है आर, ये कितना है टी, माइनस कितना होता है एस स्क्वायर। अब अगर ये साइड बड़ी हो गई तो क्या बनेगा, नोड। दोनों साइड इक्वल हो गई तो उभयागर या कस्प बनेगा आपके पास, और यहाँ से क्या बनेगा, आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा। ठीक है, कर लिया नोट सबने। अब देखो एक सवाल लिखो इसमें और चेक करके बताओ कि नोड बनेगा या कस्प बनेगा या आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो इस सवाल में 2 बातें पूछेगा, एक तो क्या ज्ञात करना है, द्विक बिंदु, एक तो क्या ज्ञात करना है, द्विक बिंदु। और द्विक बिंदु के साथ साथ उसकी क्या पूछेगा, प्रकृति या नेचर। प्रकृति या नेचर का मतलब कि वो नोड बनेगा या उभयागर बनेगा या क्या बनेगा, है ना। और उसके साथ साथ आपसे क्या पूछेगा, इसकी प्रकृति या नेचर, प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 15x प्लस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 15x माइनस 13 इक्वल टू 0। करो देखिए, आसान सवाल है, क्योंकि एक बार x के रेस्पेक्ट में होगा तो y वाले गायब हो जाएंगे, y के रेस्पेक्ट में होगा तो x वाले गायब हो जाएंगे। करो देखें, तो बहुत बड़ा नहीं होगा, है ना। तो पढ़ाई लिखाई किया करो भाई, घर पे पता नहीं चलेगा कोर्स कब हो जाएगा, है ना। तीसरी किताब चल रही, किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ उदाहरण के तौर पर, है ना। हाँ, और ये बड़ी किताब मानी जाती है ना, कैलकुलस से काम होता है इसमें, और किताब इतने दिनों कभी पूरी हो जाती, थ्योरी रहती है मोस्टली। ये है, तो 10 में से तीसरी किताब चल रही है। अब सोच लेना कहाँ पहुँच गए अपन, है ना। 60 सवालों में से 20 सवालों के करीब पहुँच गए अपन एग्जाम में। ये है, अब तुम, अरे अभी तो कोर्स चालू हुआ है ना, तो ऐसा नहीं अभी, तो पढ़ा करो रोज। कोर्स वोर्स की कोई चिंता नहीं, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं ना। आप कहोगे 10 दिन में चाहिए, 10 दिन में करा देंगे। आपको 10 महीने में चाहिए, 10 महीने में करा सकता हूँ मैं, है ना। जितनी कलम चलाएंगे उतनी चलेगी, है ना। एक्स के 2 मान, वाई का 1 मान है। देखो जो भी मान आए हैं उनमें से देखो, जो बिंदु होता है द्विक बिंदु, वो किसके ऊपर स्थित होता है, इस वक्र पे तो स्थित होता है कहीं ना कहीं। तो अगर 2-3 मान आ जाते हैं
तो उन मानों को इस सवाल में रख के देख लो कि वो संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। जो मान इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करता है वो बिंदु तो इस पे होगा, नहीं तो वो बिंदु इससे दूर होगा। दूर का तो क्या मतलब है, ये है ना। तो 2-3 मान आ रहे हैं अगर, तो इसके ऊपर रख के देख लेते हैं। इस अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसके ऊपर स्थित होगा। क्या मान आ रहे हैं भाई एक्स के, बताना देखिए एक बार। 3 और 5/3 और y का एक ही वैल्यू आ रही होगी 2। अब ये 2 बिंदु आ गए है ना। एक तो हो गया 3,2 और एक हो गया 5/3,2। दो मान 2 बिंदु हो गए। अब इसमें से सेटिस्फाई कौन सा करेगा, 3,2 सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लो आप रख के वैल्यू। तो इसका मतलब 3,2 जो सेटिस्फाई करेगा वो कौन सा बिंदु बनेगा। हमें क्या पूछा है, द्विक बिंदु। तो द्विक बिंदु या तो नोड होता है या क्या होता है, उभयागर। द्विक बिंदु क्या होता है, नोड या उभयागर होता है। तो नोड या उभयागर होगा तो नोड या उभयागर किसके ऊपर स्थित होता है, वक्र पे। भाई स्पर्श रेखा खींचते हैं ना पी पॉइंट पे, तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो इसको हम क्या कह देते हैं बेटा, ये क्या था आपके पास fxy। तो डेल एफ अपॉन कितना होगा, डेल एक्स। तो ये हो गया 3x² माइनस 14x और प्लस 15 इक्वल टू कितना 0। और ये हो गया डेल एफ अपॉन कितना, डेल वाई। तो माइनस का कितना हो गया 2y और प्लस का कितना हो गया 4। बस अब इक्वल टू किसके रखना है, 0 के। इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो x के मान आएंगे 3 और 5/3 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो y की एक ही वैल्यू आ रही है और वो भी फ्री हैंड आ रही है। एक तो तब आती है जब ये 3 रखते हैं इसके अंदर, तब 2 आता हो। तब तो ये 2 किसका होगा, 3 का ही होगा। अब तो ये फ्री आ रहा है बिल्कुल, सबके लिए कितना है 2 है। भाई देखो 2 तरीके से पीछे भी सवाल करके आए ना अपन, कि एक तो ये वैल्यू रखें सर इस वाले समीकरण में कहीं जगह होती, तो फिर किसका मान आता, y का। तो वो तो मान किसका होता, 3 का। 5/3 रखते यहाँ कहीं जगह होती तो फिर y की नई वैल्यू आती, वो वैल्यू किसकी होती, 5/3 के साथ होती। लेकिन ये तो फ्री वैल्यू है। फ्री वैल्यू इसका मतलब बिंदु या पॉइंट कितना हुआ, बिंदु या पॉइंट कितना हुआ 3 कॉमा कितना हो गया 2 और एक बिंदु या पॉइंट कितना हो गया 5/3 कॉमा कितना 2। अब इनमें से जो बिंदु या पॉइंट इस वक्र पे होगा वही तो क्या बनेगा, द्विक बिंदु। वक्र पे होने का मतलब वक्र की इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट या सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ देखेंगे तो समीकरण एक को जब ये वैल्यू पुट करोगे तो 3,2, समीकरण एक को 3,2 संतुष्ट करता है। ये वाला पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। संतुष्ट करता है या करेगा, इसका मतलब 3,2 क्या होगा, अरे 3,2 क्या होगा, द्विक बिंदु। डबल पॉइंट तो यहीं चेक हो गया। अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ डबल पॉइंट पूछे तो डबल पॉइंट तो यहीं चेक हो गया। अब डबल पॉइंट की क्या पूछे, कैटेगरी पूछे कि सर नोड होगा, कस्प होगा, तो फिर डिफ्रेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार। मतलब आर एस और क्या निकालना पड़ेगा, टी। तो निकाल लो, 2 बार करेंगे डेल 2f अपॉन कितना, डेल x²। तो कितना होगा यहाँ से 6x माइनस के 14। इसके बाद r और इसके बाद क्या निकालते हैं, s का मतलब 2 बार एक बार x और एक बार y। इसका y के रेस्पेक्ट करूँगा तो कितना आएगा 0 और 2 बार y के रेस्पेक्ट करेंगे तो बताओ कितना आएगा, -2 आएगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है बेटा, फॉर्मूला कहता है सर डेल 2f अपॉन डेल x डेल y का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला RT माइनस s², कन्फ्यूजन नहीं होना इसमें। और इधर क्या है आपके पास, डेल 2f अपॉन डेल x², डेल 2f अपॉन कितना है, डेल y²। अब वैल्यू पुट कर लो इस सवाल में कि क्या होगा, निशान बड़ा होगा, एक पहले छोटा था या बड़ा था, पहले बड़ा था फिर इक्वल टू या फिर क्या होगा छोटा, ऐसा ही था ना। ये तो इसी कॉम्बिनेशन में लिखा होगा ना मैंने, हाँ ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसी में लिखेंगे है ना। पहले बड़ा था फिर क्या लिखा अपन ने, छोटा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसमें तो कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है, तो कितनी हुई 0। 2 बार x के रेस्पेक्ट ये रहा, बिंदु कितना है 3,2, तो कितना रखूँगा 3, 18 माइनस 14 कितने हो गए 4 और 2 बार y के रेस्पेक्ट में कितना है -2, तो कितना हो गया -8। तो ये साइन आएगा क्या, इसका मतलब 3,2 पर क्या बनेगा
अरे क्या बनेगा, नोड बनेगा आपके पास, ये आंसर आपका। भाई 3 निशान थे, 3 में से ये वाला निशान काम आया है, इसका मतलब क्या बनेगा आपके पास, नोड बनेगा। तो डबल पॉइंट पूछ सकता है, या नोड, या क्या पूछ सकता है, कस पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा सवाल नहीं है ये, ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा सवाल हो, आसान सवाल है। और इतनी भी और सहूलियत देगा, नोड या कस्प का फिर बिंदु भी बताएगा आपको, ऑप्शन में बताएगा कि 3,2 पर नोड है, 3,2 पर उभयागर या कस्प है, तो ऐसे ऑप्शन में बिंदु भी देगा आपको, तो और हेल्प मिल जाएगी ऑप्शन से। भाई एग्जाम में ऐसा नहीं, एक तो अपन ये तो चलते हैं बिल्कुल अंधे, आगे कुछ नहीं दिखता, उसमें बहुत कुछ दिखता है सवाल के 4 ऑप्शन में, कि एक आधा ऑप्शन तो अगर पढ़ के जाते हो तो एक ऑप्शन तो 100% सवालों में देखते ही क्या हो जाता है, कैंसिल। एक तो हो ही जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 हो जाते हैं, लेकिन एक तो सब में ही हो जाता है कि ये क्या ही दिया है ना। ग्रेजुएशन में तो स्पेशली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगले के पास 4 ऑप्शन है ही नहीं, ये है ना। पहली बात क्या है कि 4 ऑप्शन है ही नहीं। अब इसमें क्या देगा कि दोनों संपाती होंगे नहीं होंगे, अब तीसरे में फंस गया जाके कि अब क्या ऑप्शन बढ़ाऊं, तो फिर उल्टा सीधा बढ़ाएगा। अब कई बार क्या होता है, उल्टा सीधा जाके सीधा हो जाता है, फिर है ना वहाँ जा लो, तो फिर 2 ऑप्शन सही हो जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि 1-2 ऑप्शन तो वैसे ही हो जाएंगे, पॉइंट का इतना कोई इशू नहीं कि पॉइंट नहीं आ रहा हो, पॉइंट बहुत आसानी पूर्वक आ जाएगा। लिखो, देखिए 1-2 सवाल और लिख लो इसमें। ये दिया हुआ x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y/y-1 का होल स्क्वायर, y/y-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वही पूछना है आपको, क्या पूछा है, द्विक बिंदु या डबल पॉइंट, द्विक बिंदु या क्या पूछा आपसे, डबल पॉइंट। और द्विक बिंदु के बाद में आपसे क्या पूछी है, इसकी प्रकृति या नेचर भी पूछा आपसे, कि इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर आपके पास क्या होगा। द्विक बिंदु पूछा है, और इसके बाद क्या पूछा है, प्रकृति या नेचर पूछी है। करते रहो इसको, मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ, बाकी घर पे करना, इसको तो करो। अब आप तो सोचते होंगे सर ऐसे लिख देते होंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा सवाल मेरे को आंसर देख के लिखने पड़ते हैं कि ये एग्ज़ाम लायक है या नहीं है। इसमें पॉइंट ही 4 आ रहे हों तो वो आपके लायक सवाल नहीं है ना भाई, जिसमें 3 पॉइंट आ रहे हों तो वो आपके लायक है नहीं सवाल फिर। और करो देखे,
अब इनके आंसर भी लिख देता हूँ, घर पे कर लेना बाकी तो। इसमें तो आएगा 0.2, पर क्या बनेगा, नोड। चेक करना कि यही बनेगा क्या। और इसमें बनेगा 0,0 पर क्या बनना चाहिए, नोड। और इसमें भी आंसर क्या बनेगा, 0,0 पर क्या बनेगा, नोड। और इसमें 2,1, हाँ ठीक है। इसमें आ रहा है आपके पास 2,1, पॉइंट तो 2 आए होंगे ना, हाँ 2,1। और 2,1 पे आगे चेक करोगे तो क्या बनना चाहिए, नोड। ये सवाल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आसान है। इसका भी डायग्राम चित्र भी बनाना सीखेंगे आगे। हेडिंग लगाई थी ना आज, बहुल बिंदु, तो बहुल बिंदु तो पढ़ ही रहे हैं। और वक्र अनुरेखण, कर्व ट्रेसिंग की ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो ये 3-4 सवाल हैं, कोशिश करना है ना, ऐसा कोई टिपिकल सवाल नहीं होगा। तो बिल्कुल आराम से करते रहो भाई, जो यहाँ करा देता हूँ अगर उनको भी रिपीट कर लोगे ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक्स्ट्रा तो करने की कोई रेर ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर कर ही लेते हैं। थोड़े बहुत आपको सीट में मिल जाते हैं, लेकिन सीट पे मैं कम ही विश्वास रखता हूँ, किताब के सवालों में भरोसा रखता हूँ, है ना। तो जो एग्ज़ाम में आने लायक है वो सारे करा देता हूँ ये है। अब सीट में तो क्या करते हैं भाई, ऐसे फिर लिखने वाला भी क्या करे, y² का स्क्वायर गायब कर देता है, y बराबर, फिर उसमें अटपटे आंसर आएंगे, कई सवालों में देखा होगा आपने। तो फिर उसका कोई इतना है नहीं। बुक में कोई भी एग्ज़ाम आप पीछे के उठा के देखेंगे तो सवाल एज इट इज आएंगे, क्योंकि ये सवाल ऐसे नहीं लिखे किताब में कि बैठा और लिख दिया, बहुत स्टैंडर्ड सेट किए हुए। अब देखो 1/3 वाली, 5/3 वाला किसी भी सवाल के उत्तर में ऑप्शन नहीं आएगा। चाहे 10 सवाल है, किसी किताब में 12 सवाल है, आ रहा आपके पास पॉइंट आया ना, पिछले सवाल में आया था 5/3, इस सवाल में कितना आया 1/3, लेकिन किसी में नहीं बनेगा, किसी में भी वो पॉइंट बनेगा ही नहीं, वो छूटेगा ही छूटेगा। तो बड़े एडजस्टमेंट के साथ सवाल बनाए गए, ऐसा नहीं कि बैठा और लिख दिया राम गया दूध लेने 30 रुपये लीटर, है ना, हरी गया 40 रुपये लीटर, है ना, ऐसा नहीं है ये सवाल, ऐसे नहीं है, लिखो बेटा, तो ऐसा सवाल नहीं है ये, बड़े सेट करने पड़ते हैं एडजस्टमेंट के साथ सवाल। तभी आप कोई भी किताब ले आओ, चाहे एक आधा 2 सवाल का ही फ़र्क मिलेगा, बाकी सवाल सेम ही मिलेंगे आपको। मैंने कहा था ना, राजस्थान में अलग अलग चलती हैं, कई जगह JPH गोखरू वाली, नवकार पब्लिकेशन वाली, लेकिन इतना हो सकता है कोई सवाल एग्जाम्पल में है, कोई अनसोल्ड में, इतना ही फ़र्क है। कोई एक आधा सवाल और लिख दिया होगा अगले ने, 1-2 सवाल किसी ने कम लिख दिया, किसी ने किसी चैप्टर में क्या लिख दिया ज़्यादा, बाकी सवाल बड़े सेटलमेंट के साथ बने होते हैं ना। तो इसीलिए क्या करें, बालक की वैकेंसी नहीं आ रही है, ग्रेजुएशन का अभी पता चल रहा है कैसे पढ़ा जाता है, पता चला लो बेटा, है ना। पता चलाओ भी, है ना। आपको चल रहा है, नहीं चल रहा है, इनको चल रहा है, चल रहा है ना, चलो ठीक है, फिर चलता रहना चाहिए, नहीं कि भूल जाओ फिर मुझे, है ना।